फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन टीचिंग चैनल इजी इकोनॉमिक्स बाय वैशाली 24 पे। तो फ्रेंड्स, आज हम केवीएस एनवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स टॉप 10 पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हमारा पीवाईक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें से गलत चार ऑप्शंस दिए गए, इसमें से आपको गलत बताना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो पहला है हमारा द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड। जो आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होता है वो आपका यू शेप का होता है। ठीक है, बी आपका है द डाउनवर्ड स्लोपिंग पार्ट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व करस्पॉन्ड्स इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। सेकेंड, सी ऑप्शन है द अपवर्ड स्लोपिंग पार्ट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व करस्पॉन्ड डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और डी है हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कट्स द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट्स। ठीक है, ये चार आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, मैं तब तक यहाँ पे इसको आपको यहाँ पे सॉल्व करवाती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला आपका स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड। ठीक है, क्या आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो आपका औसत लागत होता है यू शेप का होता है? तो यस, आपका जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो आपका यू शेप का होता है। मैं इधर आपका डायग्राम बना देती हूँ। ठीक है, ये आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ये आपका है ना लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, ये आपका यू शेप का है। तो पहला जो स्टेटमेंट है आपका सही होता है कि हम इस क्वेश्चन क्या है, हमें नॉट करेक्ट बताना, हमें गलत बताना है। ठीक है, तो पहला आपका स्टेटमेंट सही हो जाता है कि जो आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो आपका यू शेप का होता है। वहां पे मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो आप फिर आप आते हैं बी ऑप्शन पे द डाउनवर्ड स्लोपिंग पार्ट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व करस्पॉन्ड इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जो आपका डाउनवर्ड है ये आपका डाउनवर्ड बताता है। ठीक है, फिर आपका कांस्टेंट है, फिर आपका ये अपवर्ड कर रहा है। तो जो आपका डाउनवर्ड वाला पार्ट है वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की बात करता है। तो यस, डाउनवर्ड वाला पार्ट जो आपका एवरेज कॉस्ट का है वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की बात करता है। क्यों? क्योंकि इस समय इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करी गई है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो प्रोडक्शन आप कर रहे हो यहाँ पे कॉस्ट कम आ रही है। ठीक है, जब आपकी कॉस्ट कम आ रही है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है आपकी। ठीक है, डिवीज़न ऑफ लेबर अच्छा है, स्पेशलाइजेशन है वहाँ पे। ठीक है, मशीन्स वगैरह अच्छी हैं, तो यहाँ पे काम आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है। तो इसीलिए जो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग पार्ट होता है वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की बात करता है। तो आपका बी ऑप्शन भी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं सी ऑप्शन पे द अपवर्ड स्लोपिंग पार्ट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व करस्पॉन्ड्स डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जो आपका अपवर्ड पार्ट है ये आपका अपवर्ड पार्ट हो जाएगा, ये आपका डाउनवर्ड पार्ट था और ये आपका अपवर्ड पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो इसमें स्टेटमेंट में है कि जो आपका डाउनवर्ड पार्ट है वो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की बात करता है। यस, जो आपका अपवर्ड वाला पार्ट है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की बात करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो रहा है। प्रोडक्शन तो हो रहा है पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है। जब आप प्रोडक्शन करते हो और लागत बहुत ज़्यादा आती है तो आप प्रॉफिट में नहीं हो। डिस इकोनॉमिक्स का मतलब हो जाएगा कि टेक्नोलॉजी नहीं अच्छी है, प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, लेबर्स भी नहीं अच्छे मिल रहे हैं, स्पेशलाइजेशन नहीं है। ठीक है, रॉ मटेरियल अच्छा नहीं है। तो बहुत सारे यहाँ पे रीजंस हो सकते हैं। तो इसलिए जो आपका डाउनवर्ड वाला अपवर्ड वाला पार्ट है वो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की बात करता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो आपका कॉस्ट है वो ज़्यादा आ रही है, प्रोडक्शन आपका कम हो रहा है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं डी ऑप्शन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कट्स द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व एट इट मिनिमम पॉइंट। जो आपका एवरेज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट पे काटता है। गलत, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। नहीं, एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट को नहीं कट करता है, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करता है। मैं यहाँ पे डायग्राम बना देती हूँ। ठीक है, ये आपका एवरेज कॉस्ट हो गया। ठीक है, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है ये आप एवरेज कॉस्ट को कट करता है, ना कि एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट को कट कर रहा है।
ठीक है, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को कट करता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो आपका डी ऑप्शन नॉट करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कट द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट्स, नो, मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स एवरेज कॉस्ट कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया? ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में भी मुझे देते रहिएगा। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर दूसरा है जो हमारा PYQ है। सपोज एक्स एंड वाई आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, इफ प्राइस ऑफ वाई इंक्रीजेज द डिमांड कर्व ऑफ एक्स विल बी। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स आपके स्थानापन्न वस्तुएं होते हैं, स्थानापन्न वस्तुएं होते हैं कि अगर एक का प्राइस बढ़ जाता है, एक गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है तो दूसरे गुड्स की डिमांड आपकी बढ़ जाती है। जैसे आपका टी एंड कॉफ़ी हो जाएगा। ठीक है, अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, या इसकी प्राइस बढ़ गई तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है कि मार्केट के अंदर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है कि अगर किसी एक का प्राइस बढ़ जाता है तो हम दूसरे की डिमांड स्टार्ट कर देंगे, वही सब्स्टिट्यूट गुड्स हो जाता है। बहुत सारे सब्स्टिट्यूट आते हैं मार्केट में। सोप्स का एग्जांपल ले लो, अगर लक्स का प्राइस बढ़ गया तो हम डव से नहाने लगेंगे, या डव का प्राइस बढ़ गया तो हम लक्स यूज़ करने लग जाएंगे। ठीक है, ये आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। तो वही ऐसे पूछा गया है कि अगर वाई वस्तु का प्राइस बढ़ जाता है तो एक्स वस्तु की डिमांड क्या होगी, डिमांड क्या होगी, और किस जो डिमांड कर्व होगा वो किस साइड शिफ्ट होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा या राइट वर्ड शिफ्ट होगा, ये पूछा गया है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले हमारा है ए, शिफ्ट राइट की तरफ चला जाएगा, दाईं तरफ चला जाएगा। ठीक है, फिर आपका बी है लेफ्ट बाईं ओर चला जाएगा, सी है आपका रिमेन सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, और डी आपका इनडेटरमिनेट। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स मैंने आपको बताया कि इसमें पूछा है कि डिमांड कर्व किस तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, अगर किसी, ये आपका डिमांड कर्व था, ठीक है, ये आपका DD है। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर किसी एक वस्तु का प्राइस बढ़ जाता है तो अगर मार्केट में सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है, अल्टरनेटिव उपलब्ध है, तो हम दूसरे वस्तु की डिमांड बढ़ जाएगी ना। ठीक है, तो आपका जो डिमांड कर्व होगा वो राइट शिफ्ट हो जाएगा, D से D1 पे चला जाएगा। ठीक है, दूसरे वस्तु की क्या होगी, डिमांड बढ़ जाएगी, तो आपका राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, शिफ्ट राइट, दाएं तरफ चला जाएगा। क्यों? रीजन मैंने बताया कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है, स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं कि अगर अल्टरनेटिव उपलब्ध होते हैं कि अगर किसी एक चीज़ का प्राइस बढ़ गया तो हम दूसरे की डिमांड करना स्टार्ट करेंगे। और टी में भी तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं आपके, टाटा टी आता है, मोनी चाय आता है। अगर टाटा टी का प्राइस बढ़ गया तो हम मोनी चाय पीने लग जाएंगे। या कॉफ़ी में बहुत सारे आपके ऑप्शंस आते हैं, नेस्कैफे आता है, ब्रू कॉफ़ी आती है। अगर नेस्कैफे का प्राइस बढ़ गया तो हम ब्रू पीने लगेंगे, ब्रू का प्राइस बढ़ गया तो हम नेस्कैफे पीने लगेंगे। या एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, चीनी और जैगरी का, गुड़ का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर चीनी का प्राइस बढ़ गया, शुगर का प्राइस बढ़ गया तो हम जैगरी की डिमांड बढ़ा देंगे। ठीक है, या जैगरी का प्राइस बढ़ गया तो हम शुगर की डिमांड बढ़ा देंगे। ठीक है, तो क्या यहाँ पे वही पूछा गया कि अगर एक वाई वस्तु की डिमांड प्राइस बढ़ जाता है, वाई वस्तु का प्राइस बढ़ जाता है तो दूसरे की डिमांड क्या होगी, दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। जब बढ़ती है तो डिमांड आपका राइट वर्ड शिफ्ट होता है, और घटेगी तो आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। इसीलिए जो आपका डिमांड कर्व है वो D से D1 पे चला गया, मतलब राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो आपका शिफ्ट राइट वर्ड हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देते रहिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मतलब होता है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा मार्केट, जहाँ पे फुल कंपटीशन होता है वही हमारे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है। तो इसमें पूछा गया है कि इसके 4 ऑप्शन दिए कि इसमें से गलत पूछा गया है कि इसमें से गलत कौन सा है। ठीक है, तो पहला है हमारा लार्ज मार्केट पावर, ठीक है, दूसरा हमारा होमोजेनियस प्रोडक्ट, तीसरा हमारा परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, एंड डी है हमारा फ्री एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, सबसे पहले तो हम परफेक्ट कंपटीशन के बारे में समझेंगे कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा मार्केट क्या होती है। ठीक है,
तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा मार्केट के अंदर जो बायर्स और सेलर्स होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं, मतलब बेचने वाले भी बहुत होते हैं और खरीदने वाले भी बहुत होते हैं, ठीक है। और इस मार्केट के अंदर कोई भी प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकता, मतलब जो फर्म होती है वो प्राइस डिसाइड नहीं करती है, ठीक है, वो प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती। तो यहाँ पे कोई भी फर्म प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकती, ठीक है। फिर यहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं वो सबके सेम होते हैं, मतलब होमोजीनियस होते हैं, सबके प्रोडक्ट एक जैसे होते हैं, किसी के अलग अलग नहीं होते, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो भी फर्म होती है फ्री एंट्री और एग्जिट कर सकती है, आसानी से मार्केट में जा सकते हैं और आसानी से मार्केट से निकल भी सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती है, लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पे कैसे क्या बेचना है, क्या प्राइस है, तो सारी जानकारी होती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है परफेक्ट मार्केट के अंतर्गत, ठीक है। तो ये था आपका परफेक्ट कंपटीशन। इसके चार ऑप्शन आपके हैं। लार्ज मार्केट पावर, मार्केट पावर का मतलब होता है कि जो इसके अंदर फर्म होती है उनको बहुत ज़्यादा पावर होती है, नहीं, फर्म को कोई पावर नहीं होती, क्योंकि फर्म प्राइस को डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। फर्म इज़ नॉट अ प्राइस मेकर, फर्म इज़ अ प्राइस टेकर, जो प्राइस होता है फर्म उसे स्वीकार करती है, ठीक है। इसीलिए तो आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, लार्ज मार्केट पावर। दूसरा भी हम देख लेते हैं, तीनों को भी हम देख लेते हैं। होमोजेनियस प्रोडक्ट, अभी मैंने क्या बताया कि इस मार्केट के अंदर जो आपके प्रोडक्ट होते हैं वो सेम होते हैं, समरूप होते हैं, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर जो आपके प्रोडक्ट होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। सी आपका है कि परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, फुल इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी बेचने जाएगा, जो भी खरीदने जाएगा, उनको पूरी जानकारी होती है उस मार्केट के बारे में। फिर मैंने एक और बताया था, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, फर्म को बहुत आसानी से एग्जिट मिल जाता है, बहुत आसानी से एंट्री मिल जाती है, कोई रोक टोक नहीं होती, कोई भी आके उस मार्केट में अपनी चीज़ को बेच सकता है, खरीद सकता है, ठीक है, कोई। तो इसीलिए जो आपका ए ऑप्शन होगा वो गलत हो जाएगा और तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। लार्ज मार्केट पावर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, द लॉ ऑफ सप्लाई शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, लॉ ऑफ सप्लाई की बात करी गई है कि रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। लॉ, चार ऑप्शन दिए आपके, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, बी है हमारा प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, सी है हमारा कॉस्ट एंड सप्लाई, एंड डी है हमारा सप्लाई एंड इनकम। सप्लाई क्या होता है कि सप्लाई में हम प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं कि प्रोड्यूसर्स जो आपके होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे डिफरेंट प्राइसेस पे वो मार्केट में सेल करते हैं, वही आपका सप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई की बात करी गई है कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है कि जब आपका प्राइस बढ़ता है तो आपकी क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज करती है, और प्राइस डिक्रीज करता है तो क्वांटिटी सप्लाई भी आपकी डिक्रीज करती है, ठीक है। तो प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई में आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इसका डायग्राम कैसे बनता है सप्लाई का, अपवर्ड जाता है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सप्लाई कर्व हो गया, ठीक है, क्लियर। अपवर्ड क्यों है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज करेगी, और प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी आपकी डिक्रीज करेगी। देखो प्रोड्यूसर्स का काम क्या होता है, मेन मोटिव ये होता है कि प्रॉफिट कमाना। तो अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ गया तो जो प्रोड्यूसर्स होंगे सप्लाई बढ़ा देंगे, क्योंकि उस समय उनको प्रॉफिट हो रहा होगा, और जैसे ही किसी चीज़ का प्राइस कम होता है तो वो अपनी सप्लाई को क्या करेंगे, घटा लेंगे, क्योंकि उस समय उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था। इसीलिए दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो इसमें से ऑप्शंस हमारे पास 4 दिए गए, इसमें से क्या किसके बीच में रिलेशनशिप शो करता है, तो प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई के बीच में लॉ ऑफ सप्लाई रिलेशनशिप को बताता है, ठीक है, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। इसका डायग्राम अपवर्ड की तरफ बनता है, इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका लॉ ऑफ सप्लाई शो द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप को लॉ ऑफ सप्लाई बताता है, ठीक है दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, मार्केट इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन, कि जो बाजार संतुलन कब होता है। 4 ऑप्शंस दिए आपके,
डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, डिमांड इज जीरो। मार्केट संतुलन में कब होता है, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं डायग्राम से। ये आपका वाई एक्सिस ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। ये आपका डिमांड है, डिमांड कर्व, और ये है आपका सप्लाई कर्व, ठीक है। ये दोनों जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। इधर हम प्राइस हो जाएगा, इधर क्वांटिटी हो जाएगा। इस समय पे क्या है कि आपका डिमांड और सप्लाई दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि मार्केट इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब आपका डिमांड और सप्लाई इक्वल होता है। कब इक्वल होगा, जब डिमांड और सप्लाई आपस में दोनों क्या करेगा, इंटरसेक्ट करता है, एक दूसरे को जब काटेंगे तो उस पॉइंट पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। इस पॉइंट पे क्या होता है, संतुलन हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे क्या होता है, संतुलन होता है, ठीक है। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक हो, जहाँ पे प्राइस एंड क्वांटिटी भी इक्वल, ना प्राइस में चेंज हो रहा है ना क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, दोनों इक्वल है और डिमांड सप्लाई भी आपस में एक दूसरा इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, which of the following reason are responsible for shift the supply curve of a firm toward left? कौन से रीजंस हैं कि जो आपका सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट बाएं की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आपके 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपका टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, कि आपका तकनीकी प्रोग्रेस, जो आपका टेक्नोलॉजी वो बढ़ रही है। दूसरा है आपका इंक्रीज इन इनपुट प्राइसेस, जो आपके फैक्टर के प्राइसेस वो बढ़ गए हैं। सी है आपका इम्पोजिशन ऑफ यूनिट टैक्स, जो आपका टैक्स है वो मतलब जो भी टैक्स है वो लगाया जा रहा है पर यूनिट पे, ठीक है। आपके ये ऑप्शन स्टेटमेंट है, आपको इसमें से करेक्ट बताना है। पहला है ओनली ए, दूसरा है ओनली ए एंड बी, थर्ड है आपका ओनली बी एंड सी, एंड 4 है आपका ओनली ए एंड सी। इसमें से बताना है कि आपका करेक्ट कौन सा है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहिएगा, मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन तो बता ही रही हूँ विद एक्सप्लेनेशन। तो सप्लाई कर्व क्यों शिफ्ट हो रहा है, पहले तो हम सप्लाई कर्व बना लेते हैं। आपका ये सप्लाई कर्व, ठीक है। सप्लाई कर्व कैसे बनता है, अभी हमने पढ़ा था, अपवर्ड बनता है। क्यों अपवर्ड बनता है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में कैसा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक है। ये आपका प्राइस है, बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ती है, और प्राइस डिक्रीज करता है तो क्वांटिटी सप्लाई भी आपकी डिक्रीज करती है। इसलिए कैसा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपका सप्लाई कर्व है लेफ्ट क्यों शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला तो ऑप्शन है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अगर आपका तकनीकी प्रोग्रेस करेगा तो जो सप्लाई होगी वो बढ़ेगी, डिक्रीज नहीं करेगी, मतलब राइटवर्ड शिफ्ट करेगी, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं होगा, तकनीकी प्रोग्रेस होगा तो आपकी सप्लाई और ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ेगा, कॉस्ट कम आएगी, ठीक है, जब आपके तकनीकी प्रोग्रेस होता है, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन नहीं होगा। फिर आते हैं बी, इंक्रीज इन इनपुट प्राइसेस, कि जो आपके इनपुट के प्राइसेस है, जो आपके फैक्टर्स है, जैसे आपके रॉ मटेरियल हो गए, आपके मशीन्स हो गए, लेबर्स हो गए, उनका जो प्राइसेस हैं और लेबर का वेज रेट है वो सब बढ़ गया। जब वो सब बढ़ जाएगा तो प्रोडक्शन अपने आप डिक्रीज हो जाएगा ना। मान लीजिए आप प्रोडक्शन कर रहे हो और रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया तो आप प्रोडक्शन कम कर दोगे ना, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो यही रीज़न हो सकता है कि सप्लाई आपने कम कर दी, मार्केट के अंदर प्रोडक्ट कम बनाना शुरू कर दिया क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका बी हो सकता है, ठीक है। अब हम थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं कि इम्पोजिशन ऑफ यूनिट टैक्स, ठीक है। टैक्स भी लगता है आपका प्रोडक्शन पे, कि पर यूनिट टैक्स अब लगने लग गया है। जब पर यूनिट टैक्स लगने लग गया तो भी तो प्रोडक्शन कम होगा, तो भी तो प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना, टैक्स जब लग रहा है हर चीज़ पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉस्ट भी बढ़ ही जाएगी, ठीक है। तो ये बी एंड सी आपके रीज़न है कि एक तो इनपुट के प्राइसेस बढ़ गए और दूसरा क्या है आपका टैक्स बढ़ गया, ठीक है। तो इसकी वजह से जो आपका सप्लाई कर्व होता है वो, ये आपका सप्लाई कर्व था, ठीक है, यहाँ था, तो आपका लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। ये आपका S1 हो गया, ये आपकी तरफ, ये इस साइड शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये लेफ्ट को बताता है, लेफ्ट।
और इधर अगर शिफ्ट होता तो इधर राइट बताता, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। बी एंड सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। कि सप्लाई लेफ्ट क्यों शिफ्ट हो रहा है, रीजंस बताया मैंने कि एक तो आपका इनपुट प्राइसेस बढ़ रहा है, दूसरा क्या है कि आपका टैक्स पर यूनिट लगाया जा रहा है, ठीक है। इसीलिए जो आपका सप्लाई है वो लेफ्ट की तरफ आपका शिफ्ट हो गया, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी एंड सी, ठीक है। बी एंड सी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। फिर से आपका मार्केट से क्वेश्चन आ जाता है। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन द डिमांड कर्व फेस्ड बाय अ फर्म इज, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा मार्केट, इसमें डिमांड कर्व किस शेप का होता है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए, परफेक्टली इलास्टिक मतलब पूर्णतः लोचदार होती है, बी आपका परफेक्टली इनइलास्टिक पूर्णतः बेलोचदार होती है, सी है आपका यूनिटरी इलास्टिक जिसको हम इकाई लोचदार बोलते हैं, और डी है हमारा इनइलास्टिक जिसको हम बेलोचदार बोलते हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने यही समझा था कि जो यहाँ पे फुल कंपटीशन होता है, यहाँ पे लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्रेता और विक्रेता की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। फिर दूसरा क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होते हैं वो सेम होते हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट्स की बात करी गई है, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट होता है वो सेम होता है, ठीक है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म यहाँ पे आसानी से आ सकते हैं और आसानी से जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती है। और जो भी फर्म होती है, जो भी सेलर्स, उनको फुल जानकारी होती है इस मार्केट के अंदर की, ठीक है। फिर जो फर्म होती है उस पे प्राइस पे उनका कोई कंट्रोल नहीं होता, वो प्राइस को डिसाइड नहीं करती है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस जो है एक बार डिसाइड कर दिया गया, प्राइस सेम ही रहेगा, ठीक है। प्राइस को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए ठीक है, जो इस मार्केट में प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, पर आप डिमांड कितनी भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये इसका ये डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। ये प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड आप कितनी भी बढ़ा सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो क्या है, जब आपका प्राइस कांस्टेंट, डिमांड आप कितनी बढ़ा सकते हो, तो आपका डिमांड कर्व कैसा हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हो जाएगा, ठीक है। पूर्णतः लोचदार मांग होती है, कहाँ पे, जब आपका प्राइस में कोई चेंज नहीं होता, डिमांड में आपकी चेंज हो रही होती है, तो आपका जो परफेक्टली इलास्टिक पूर्णतः लोचदार होता है, ठीक है। तो इसलिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर क्या है कि जो आपके प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस हैं, ठीक है, समरूप हैं, एक जैसे हैं, प्राइस उनका फिक्स्ड है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बट बायर्स अपनी डिमांड तो बढ़ाते जा रहे हैं ना, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका डिमांड कर्व का शेप कैसा हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक होता है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा एमआरएस मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, marginal rate of substitution, ठीक है। marginal rate of substitution is defined as, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिए गए आपका, पहला है अमाउंट ऑफ गुड y given up in exchange for good x such that total utility is constant। B ऑप्शन हमारा अमाउंट ऑफ गुड y given up in exchange for good x। सी ऑप्शन हमारा अमाउंट ऑफ गुड x गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर गुड y सच दैट टोटल यूटिलिटी इज कांस्टेंट। डी ऑप्शन हमारा अमाउंट ऑफ गुड x गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर गुड y सच दैट टोटल यूटिलिटी राइजेस, ठीक है। ये आपके 4 ऑप्शंस दिए हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, तब तक मैं यहाँ पे आपको आंसर देती हूँ, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर हमें किसी एक गुड्स की यूनिट बढ़ानी है तो हमें दूसरे का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यही हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की बात करता है, ठीक है। कि हमें एक्स वस्तु की यूनिट को बढ़ाने के लिए हमें वाई वस्तु को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि जो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल है वो इक्वल हो जाए, वही हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमें बताता है, ठीक है। तो इस 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो अमाउंट ऑफ गुड वाई गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर गुड एक्स सच दैट टोटल यूटिलिटी, यस, कि आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि आपका जो है कि एक्स वस्तु की यूनिट को बढ़ाने के लिए हमें वाई वस्तु की यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अमाउंट ऑफ गुड वाई गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर गुड एक्स सच दैट टोटल यूटिलिटी इज कांस्टेंट, ठीक है।
आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा टोटल कॉस्ट एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट विल बी इक्वल टू। जब हमारा टोटल कॉस्ट जीरो लेवल का होता है तो किसके साथ इक्वल होता है? पहला हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा हमारा एवरेज कॉस्ट, तीसरा हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट और चौथा हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट की बात करेंगे ये कि टोटल कॉस्ट जब जीरो होता है तो हमारा जो तो टोटल कॉस्ट किसके साथ इक्वल होगा? तो एक तो जब हमारा आउटपुट अगर ज़ीरो होगा, ठीक है, तो वेरिएबल का भी यूज़ नहीं होगा, वेरिएबल भी का कोई यूज़ नहीं होगा, ठीक है, कोई यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो उस समय हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो होगा, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो हमारा होगा नहीं, ठीक है, एवरेज कॉस्ट भी नहीं होगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी नहीं होगा। बट टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कि जो आपके फैक्टर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। बट आपका जब आपका आउटपुट ज़ीरो है, वेरिएबल तो आपके वेरिएबल फैक्टर्स भी, आपके टीवीसी भी आपका ज़ीरो होगा। बट यहाँ पे फिक्स्ड जो फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपके फिक्स फैक्टर्स क्या होते हैं? फिक्स फैक्टर्स आपके रेंट हो गए, सैलरी हो गई, ये सब तो आपको देना होता है ना, ये सब तो आप रोक नहीं सकते फिक्स फैक्टर में। तो जो आपका टोटल कॉस्ट होता है एट ज़ीरो लेवल पे वो आपका TFC से इक्वल हो जाता है, क्योंकि फिक्स फैक्टर का जो फैक्टर हो उसकी कॉस्ट तो देनी पड़ेगी ना, रेंट का भी देना पड़ेगा, फिक्स्ड होता है, वेज भी देनी पड़ेगी, फिक्स्ड है, सैलरी भी देनी पड़ेगी, फिक्स्ड है, ठीक है, इंश्योरेंस है, फिक्स्ड है, वो भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट एट ज़ीरो लेवल आपका टोटल कॉस्ट इस आपका TFC के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप क्लियर, अगर टोटल कॉस्ट आपकी ज़ीरो है बट आपका किसके बराबर होगा? TFC के बराबर हो जाएगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नंबर 10 है आपका हमारा पब्लिक गुड्स हैव फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। पब्लिक गुड्स के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। पब्लिक गुड्स वो होते हैं जो जिनका सब लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, जैसे आपके पार्क हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, डिफेंस हो गए, ये सब पब्लिक गुड्स के अंतर्गत आते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। ये आपके जो पब्लिक गुड्स होते हैं राइवलरी नहीं होते हैं, कि आपस में कंपटीशन नहीं होता है, ठीक है। नॉन एक्सक्लूडेबल कि सभी लोग उसका यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक इंसान ने यूज़ कर लिया तो दूसरा इंसान उसको यूज़ नहीं कर सकता, कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर सेकंड ऑप्शन है नॉन राइवल एंड एक्सक्लूडेबल, कि नॉन राइवल नहीं होते हैं पर एक्सक्लूडेबल होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। थर्ड है आपका राइवल एक्सक्लूडेबल, की राइवल भी होते हैं, एक्सक्लूडेबल भी होते हैं, कि आपस में कंपटीशन भी करते हैं और एक दूसरे, अगर एक ने यूज़ कर लिया तो दूसरा कोई यूज़ नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं होता है, सभी यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। चौथा है कि राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल, कि राइवल तो है पर उसका सब लोग यूज़ कर सकते नहीं। आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। जो हमारे पब्लिक गुड्स होते हैं वो नॉन राइवल होते हैं। नॉन राइवल का मतलब होता है कि कंपटीशन नहीं होता, आप आराम से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या हो जाएगा कि सभी लोग उसका यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ने यूज़ कर लिया तो दूसरा यूज़ नहीं कर सकता, कम पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है, सभी लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। तो पब्लिक गुड्स क्या होता है? हमारे नॉन राइवल होते हैं और नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, ठीक है। तो ये थे दोस्तों हमारे क्वेश्चंस आज के जो हमने किए, ये थे हमारे KVS NVS PGT इकोनॉमिक्स टॉप 10 PYQs जो हमने आज की क्लास में सॉल्व किए दोस्तों। ये था हमारा पार्ट 2, पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है उस क्लास को प्लीज़ जाके मेरे चैनल पे देखिएगा दोस्तों। और जैसे कि मैं यहाँ पे क्वेश्चंस भी करा रही हूँ, इसकी कॉन्सेप्ट क्लासेस भी मैंने अपलोड कर रखी है, आप लोग जाके वहाँ पे कॉन्सेप्ट भी की क्लासेस भी देखिए, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के आप MCQ नहीं कर सकते। इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज़ है कि बिना आप समझे MCQ नहीं कर सकते, ठीक है। और मैंने यहाँ पे जो भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं, मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ स्टार्ट करी है। जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ा रही हूँ, कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स के, वो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, बहुत ही आसान भाषा में समझाया जा रहा है। प्लीज़ आप जाके उन क्लासेस को देखिए, MCQ करिए, अगर समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये रिक्वेस्ट है दोस्तों कि मेरे चैनल को भी ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ दोस्तों। और एंड यस, प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू MCQ के साथ। बाय दोस्तों, नमस्ते, थैंक यू।